हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे यूएई ने शहबाज शरीफ को दिया बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तानियों को नहीं घुसने दिया जाएगा यूएई में। जी हां दोस्तों, आतंकिस्तानियों को वीजा देना कर दिया बंद। जी हां दोस्तों, बताएंगे इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों पाकिस्तानी लोगों को वीजा देने से यूएई ने कर दिया इनकार। इसी बीच बताएंगे नेपाल ने भी बड़ा खेल खेल दिया दोस्तों। लगा नहीं था कि सुशीला कार्की के देश संभालने के बावजूद भी भारत के विरोध में हरकतें होंगी। जी हां दोस्तों, चीन जैसी हरकतें की है नेपाल ने। उसने अपने 100 रुपए के नोट पर छाप दिया विवादित नक्शा। भारत के इन 5 राज्यों के हिस्सों पर किया अपना दावा दोस्तों। 3 क्षेत्रों को दिखाया अपने देश का हिस्सा, बताएंगे। जिसके बाद फिर एक बार भारत नेपाल में ठन गई है। इसी बीच भारत ने क्या जवाब दिया नेपाल को, लगे हाथों बताएंगे। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अब 21 साल जेल की फिर सजा सुना दी गई है। इतना ही नहीं, फांसी के बाद शेख हसीना को 21 साल, बेटा बेटी को इतने सालों की सजा। क्या कहीं शेख हसीना को इमरान खान जैसे मामले में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी आसिम मुनीर? क्या मिलकर खेल रहे हैं एक जैसा खेल? आपको बताएंगे। इमरान खान पर अभी भी सस्पेंस गहराया है दोस्तों, और ज्यादा शक गहरा चुका है जब अडियाला जेल पहुंचे केपीके के सीएम को भी मिलने से रोक दिया गया दोस्तों। बताएंगे पाकिस्तान में कभी भी लग सकता है आपातकाल। एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के बढ़ती ताकत का, बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में एंट्री देने पर ही बैन लगा दिया। बहुत बड़ी जानकारी। यूएई में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने गुरुवार को बताया कि यूएई पाकिस्तानियों को वीजा जारी ही नहीं कर रहा है दोस्तों। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान चौधरी ने मानवाधिकारों पर सीनेट की फंक्शनल समिति की बैठक के दौरान ये खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिबंध लगाया गया तो उसे हटाना मुश्किल होगा। पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसके यूएई के साथ घनिष्ठ राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी प्रवासी रहकर काम करते हैं। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में यूएई केवल ब्लू और राजनयिक पासपोर्ट धारकों को ही वीजा जारी कर रहा है। पाकिस्तान सीनेट मानवाधिकार समिति के प्रमुख समीना मुमताज जहरी ने बताया कि पाकिस्तान के लोग यूएई में जाकर अपराध करते हैं, इसीलिए वीजा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बहुत कम लोगों को काफी कठिनाई के बाद वीजा जारी किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को लेकर यूएई पहले भी बहुत बार चेतावनियां जारी कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग आतंकवाद तो फैलाते ही फैलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो यूएई में जाकर के भीख भी मांगने का कार्य करते हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए दोस्तों, इस आतंकिस्तान के आतंकिस्तानियों को यूएई ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। अब किसी भी पाकिस्तानी को आसानी से वीजा मिलता दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए वीजा संकट लगातार इसी प्रकार से गहराता जा रहा है और गहराता जाएगा, और आने वाले समय में पाकिस्तान को खुद उसी के चाहने वाले देश, मुस्लिम देश अलाउ नहीं करेंगे, तब उसको उसकी औकात दिखाई देगी, रियलिटी चेक पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर मानते हैं कि यूएई ने बहुत बेहतरीन फैसला लिया है तो कमेंट में टेक एन गुड डिसीजन लिखना मत भूलिएगा। और आज जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को पता चल सके कि खुद मुस्लिम देशों ने ही पाकिस्तान को आतंकिस्तान घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें, नेपाल ने फिर एक बार चल दी चीन जैसी हरकतें। अपने 100 रुपए के नोट पर छाप दिया विवादित नक्शा। भारत के इन 5 राज्यों के हिस्सों पर किया अपना दावा दोस्तों। नेपाल के सेंट्रल बैंक ने गुरुवार बोले तो 27 सितंबर को 100 रुपए का नया नोट जारी किया। इस नोट को जारी करते ही भारत और नेपाल के बीच एक नया सीमा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल इस नोट में नेपाल का बदला हुआ मैप छपा है। इस मैप में भारत और नेपाल के बीच विवादित काला पानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके नेपाल की सीमा में
में दिखाए गए हैं। इस नोट पर छपे नक्शे को लेकर भारत ने इसे आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट बताया है। एनआरबी बोले तो नेपाल राष्ट्र बैंक के नए नोट पर पिछले गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के सिग्नेचर है। वहीं इस नोट को जारी करने की तिथि बैंक ने 2081 BS लिखी है। इसके पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मई 2020 में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों को नेपाल में शामिल करते हुए नक्शा अपडेट किया था। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के नक्शे को अपडेट करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी भी ली थी। मैप के अपडेटेड वर्जन के बारे में बात करते हुए एनआरबी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मैप पहले से ही पुराने 100 रुपए के बैंक नोट में है और सरकार के फैसले के मुताबिक इसे बदला गया है। दोस्तों, चौंकाने वाली या फिर गौर करने वाली बात तो यह है कि एनआरबी प्रवक्ता ने यह भी साफ साफ बताया है कि नेपाली रुपयों में 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए जैसे अलग अलग कीमत वाले बैंक नोटों में से सिर्फ 100 रुपए वाले नोट पर ही नेपाल का नक्शा है, बाकी के सभी नोटों पर नहीं है। वहीं भारत का दावा है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा तीनों ही भारत के हैं। नेपाल इसे गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। भारत ने साल 2020 में नेपाल की इस हरकत के लिए चेतावनी भी दी थी कि किसी भी सूरत में भारत नेपाल के इस कृत्रिम विस्तार को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देगा। भारत ने नेपाल की इस हरकत पर बहुत ही कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत ने दोहराया है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उसके अभिन्न अंग है और नेपाल का यह कदम तथ्यात्मक रूप से गलत तथा स्वीकार्य नहीं है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से 1850 किलोमीटर से अधिक लंबाई में लगती है। दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि ऐसा नक्शा मात्र नोट पर होने से पृथ्वी पर वास्तविक स्थिति यानी ग्राउंड रियलिटी नहीं बदल जाएगी। भारत ने इसे आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट और असमर्थनीय बोले तो अनटीनेबल जमीन दावा कहा है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे नेपाल की इस करतूत पर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी तब जब नेपाल में फिलहाल सुशीला कार्की जी एज अ प्राइम बैठी हुई हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सुशीला कार्की को इस पर ध्यान देना चाहिए और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और महत्वता देनी चाहिए तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नेपाल के साथ भारत के संबंध बाकी अन्य देशों के साथ, अन्य पड़ोसियों से अलग है, थोड़े स्पेशल संबंध। ऐसे में नेपाल को थोड़ा सोचना होगा कि भारत के साथ बैर या पंगा उल्टा उसी को पड़ने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर शेख हसीना को 21 साल जेल की सजा, भ्रष्टाचार के मामलों में कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों, वहीं उनके बेटी बेटा को 5 साल की जेल की सजा। बता दें क्या है मामला। दरअसल ढाका की एक कोर्ट ने गुरुवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को करप्शन के आरोप में 21 साल जेल की सजा सुनाई है। ढाका के स्पेशल जज 5 मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना को 3 प्लॉट फ्रॉड केस में 7 साल की सजा, 21 साल जेल की सजा सुनाई। बांग्लादेश की एंटी करप्शन कमीशन बोले तो ACC ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पूर्वांचल इलाके में कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से सरकारी प्लॉट बांटने के लिए 6 अलग अलग केस फाइल किए थे। बाकी 3 केसों में फैसला 1 दिसंबर को सुनाया जाएगा। कोर्ट ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को 5 साल जेल और 1 लाख टका का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को 5 साल जेल की सजा सुनाई। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी ICT ने जुलाई 2024 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने की उनकी कोशिशों के लिए शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाते हुए पहले ही मौत की सजा सुना दी है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि शेख हसीना को भी इमरान खान जैसे मामले में ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं मुनीर और मोहम्मद दिनोस मिलकर चल रहे एक नया खेल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की एजेंसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लॉकरों की जांच की। इसमें उन्हें लगभग 10 किलोग्राम सोना मिला है। अब अथॉरिटी इस बात की जांच कर रही है कि ये कहां से आया। वहीं उन पर ऐसा मामला भी बनाया जा रहा है जैसा पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बना था। तो वहीं दोस्तों, अब बात जब इमरान खान की आई है तो इमरान खान से जुड़ी भी खबर की बात कर लेते हैं, जहां इमरान खान की मौत हुई है। इसको लेकर और ज्यादा कंफर्मेशन मिलता या शक गहराता जा रहा है, वो भी तब जब अडियाला जेल पहुंचे KPK के CM को यानी खैबर पख्तूनख्वा के CM को मिलने से रोक दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान में कभी भी लग सकता है आपातकाल। बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जीवित होने को लेकर सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा गया है। पिछले 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में उनके परिवार और परिजनों को कोई खबर नहीं दी गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया और जापानी मीडिया में इमरान खान
की जेल में मौत की खबरें आग की तरह फैल रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने 5:30 बजे कल नेशनल असेंबली की आपातकाल बैठक बुलाई। इससे बड़ी अनहोनी की आशंका जन्म ले रही है। इन्हीं आशंकाओं के बीच खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी बृहस्पतिवार को जब इमरान खान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा कि उन्हें इमरान खान से जेल में मिलने से मना कर दिया गया, इसीलिए वो जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पिछले कई दिनों से इमरान खान की मौत की अफवाहें पाकिस्तान से लेकर विदेशी मीडिया तक में हाहाकार मचा रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में सरकार है। सोहेल अफरीदी इमरान खान की पार्टी के इकलौते मुख्यमंत्री है, मगर उन्हें भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने मिलने से रोक दिया। इमरान खान का परिवार और पीटीआई के कार्यकर्ता शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर इमरान खान की जेल में ही हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हजारों इमरान समर्थक अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये हजार लाखों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये प्रदर्शन अन्य शहरों में भी फैलता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने साफ कर दिया है कि अगर इमरान खान तक पहुंच बहाल नहीं की गई तो उनके स्वास्थ्य और सलामती को लेकर वाजिब और गंभीर चिंताएं सुनिश्चित नहीं की गई तो जन आंदोलन और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आसिम लॉ सरकार अपने किए के परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार होगी। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर हमला बोला। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कल्याण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उनके अधिकारों की पूरे तरीके से रक्षा करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा, जहाँ शहबाज शरीफ के मंत्री के बयान पर मच गया बवाल। पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सांसद फैजल जावेद ने कहा कि हमारी मांग है कि अगले 24 घंटों के भीतर इमरान खान को उनके परिवार से मिलने दिया जाए। इमरान खान को पूरे तरीके से एकांत कारावास में क्यों रखा गया है? पीटीआई सांसद फैजल जावेद ने संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया कि इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने इस मामले को सीनेट में भी उठाने की मंजूरी मांगी और सरकार से इस पर जवाब देने को कहा। इस पर पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने नियमों का हवाला दिया, जिस पर बवाल मच गया और संसद की कार्रवाई आगे नहीं चल पाई। चौधरी ने कहा कि इमरान खान मोस्ट वीआईपी कैदी हैं। इमरान से मिलने को लेकर पीटीआई ड्रामा कर रही है। उनसे जेल के मैनुअल के हिसाब से ही मिलने दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इमरान खान को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उनके डाउट्स रियलिटी में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की तीनों बहनों का आरोप है कि उन्हें 3 हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील भी कह रहे हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, उनको भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मौत की खबर की भी पुष्टि इन हरकतों से दिखाई दे रही है। दोस्तों, हालांकि आपको क्या लगता है बताना मत भूलिएगा, लेकिन अगर इमरान खान जिंदा है तो उनको परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर फ्रांस के आसमान में गरुड़ की उड़ान, भारत की एयरफोर्स ने दिखाई जबरदस्त ताकत। दोस्तों, फ्रांस के मोंटे दे मर्जान एयरबेस पर चल रहा एक्सरसाइज गारूडा 2025 तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स बोले तो FASF लगातार संयुक्त मिशन उड़ाने भर रही हैं। दोनों एयर फोर्सेज अपनी सटीकता, तालमेल और संयुक्त ऑपरेशन क्षमता का शानदार प्रदर्शन कर रही है। IAF ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि दोनों टीमें उच्च ऑपरेशनल टेम्पो बनाए रखते हुए जटिल मिशन प्रोफाइल्स को पूरा कर रही हैं। पोस्ट के साथ शेयर की गई हवाई तस्वीरों में उड़ते फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग और फॉर्मेशन फ्लाइंग की अद्भुत झलक दिखाई दी। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा। आप लोग वहीं बता दें, आसिम मुनीर के हाथों में अब पाकिस्तान का आ गया कंट्रोल। तीनों सेनाओं और परमाणु हथियारों के बन गए मालिक। जी हाँ दोस्तों, आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं परमाणु हथियारों का कमान सौंप दिया गया। CDF का संभाला पदभार। बता दे, पाकिस्तान में लगातार ताकतवर बनकर उभर रहे सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बृहस्पतिवार को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF के तौर पर पदभार संभाला है। पाकिस्तानी संविधान में संशोधन के बाद मिली नई जिम्मेदारी के तहत अब जल, थल और वायुसेना तीनों की कमान उनके हाथ में होगी। उन्हें परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का अधिकार भी मिल गया है। पाकिस्तान में CDF पद को 1 नवंबर को सीनेट की मंजूरी मिली थी। संशोधन के तहत तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया
किया गया, जिससे मुनीर 2030 तक इस पर काबिज रह सकेंगे। वैसे तो पाकिस्तानी सेना निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटने या फिर अपने पसंदीदा लोगों को सत्ता शीर्ष पर बैठाने के लिए कुख्यात रही है, लेकिन सेना प्रमुख आसिम मुनीर ऐसा कुछ किए बिना ही सुप्रीम ताकत बन गए। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने सबसे ताकतवर दौर में पहुंच चुकी है। मुनीर को अब नई व्यवस्था में देश के राष्ट्रपति के बराबर कानूनी अधिकार मिल गए हैं दोस्तों। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता मुल्ला मुनीर पर बड़ा हमला, कहा एक हिंदू के सामने 90,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया, ना कटवा दी। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान ने रविवार को एक रैली में कहा कि पाकिस्तान की सेना देश की लगातार बेइज्जती करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1971 की जंग में पाकिस्तान की सेना ने एक हिंदू यानी भारतीय जनरल के सामने 90,000 से ज्यादा सैनिकों के सामने सरेंडर किया था और पूरे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना चेहरा उसी दिन जला लिया था। दोस्तों, मौलाना ने कहा कि देश को मिली उस शर्मनाक हार से पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया है, क्योंकि उसी मानसिकता के फैसले आज भी जारी है। उनके अनुसार सेना अपनी गलतियां छिपाती है, सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचाती और राजनीतिक नेताओं पर दबाव बनाती है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की टूटी अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी भी सेना की नाकाम नीतियों का नतीजा है। रहमान ने कहा कि जो लोग देश को यहाँ तक ले आए वे खुद को हीरो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मौलाना लंबे समय से पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान की आलोचना करते रहे हैं। वे कई बार सांसद रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कड़े विरोधी माने जाते हैं। 2019 में उन्होंने इमरान खान सरकार के खिलाफ आजादी मार्च भी निकाला था। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में तैनात वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को गोली मारे जाने के बाद यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज बोले तो USCIS ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान बुधवार को राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस के महज कुछ दूरी पर गोली मार दी गई। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से इमिग्रेशन पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। इससे पहले ट्रंप ने अफगानिस्तान को नरक बताया था। उन्होंने कहा कि ये जघन्य हमला ये साबित करता है कि कमजोर प्रवासन नीतियां हमारे राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है। ट्रंप ने कहा कि कोई भी देश अपने अस्तित्व के लिए ऐसे खतरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ट्रंप ने यह बात कही। ट्रंप की यह टिप्पणी इस बात को रेखांकित करती है कि वो देश की आव्रजन प्रणाली में बदलाव लाने और यहाँ पहले से मौजूद प्रवासियों की जांच पड़ताल को और सख्त करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका में पहले ही आक्रामक निर्वासन कार्रवाइयां जारी है और गोलीबारी की घटना पर उनकी इस कड़ी प्रतिक्रिया से माना यह जा रहा है कि इस मुद्दे से उनका ध्यान नहीं हटेगा। वहीं इस मुद्दे पर आग बबूला हो रहे ट्रंप को तालिबान सरकार ने तगड़ा जवाब दिया। तालिबान सरकार ने व्हाइट हाउस के पास हुए हमले में किसी भी तरह से अफगानिस्तान की कोई भूमिका नहीं है जैसा बयान दिया। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जिस संदिग्ध को पकड़ा गया है उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग दी थी। उसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें, भ्रामक झंडे वाले जहाजों से तेल निर्यात कर रहा है क्या रशिया? रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, भारत ने खरीदा 2.1 अरब यूरो का तेल। दोस्तों, भारत ने वर्ष 2025 के पहले 9 महीने में रशिया से 54 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया था, जिसका मूल्य 2.1 अरब यूरो रहा। ये तेल पहचान छुपाने के मकसद से भ्रामक झंडों के तहत संचालित 30 जहाजों के जरिए भेजा गया था। यूरोपीय शोध संस्थान सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर बोले तो CREA ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी। भ्रामक झंडे का मतलब है कि जहाज अपने असली देश का झंडा ना लगाकर किसी दूसरे देश का झंडा लगाकर चलता है ताकि उसकी पहचान एवं स्वामित्व का पता न चल सके। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया का लगातार बढ़ता हुआ छंद जहाजी बेड़ा अब उसके तेल निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि ट्रंप के दबाव में भी नहीं झुका। भारत रूस से तेल आयात 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जी हां, भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रशिया से कच्चे तेल की खरीद में बढ़ोतरी दर्ज कर दी है। नवंबर में रूसी तेल आयात 1.855 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। ये आंकड़ा अक्टूबर की तुलना में करीब 25% अधिक है। यह बीते 5 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर
उत्तर है। ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत ने नवंबर में रशिया से तेल आयात बढ़ा दिया है क्योंकि अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर नई पाबंदियां लगाई है। रूसी कंपनियों के साथ कारोबार की अंतिम तारीख 21 नवंबर थी। डेटा कंपनी कपलर के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में भारत के रशिया से तेल आयात 5 महीनों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। रिफाइनरियों ने समय सीमा खत्म होने से पहले ही बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर अपने स्टॉक भर लिए। तो उधर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर फॉर्म भरते समय बांग्लादेशी हुआ नागरिक गिरफ्तार। 15 साल पहले आया था ये भारत। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के डानकुनी शहर में 15 साल से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को एक मृत व्यक्ति के नाम पर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना पत्र भरने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आरोपी को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले भारत आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रॉबिन नामक व्यक्ति को 4000 रुपए देकर अपना आधार कार्ड बनवाया था और तब से कोलकाता के पास डानकुनी में रह रहा था। वो तब पकड़ा गया जब उसने स्थानीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारी बीएलओ से 9 साल पहले मर चुके मोहसिन खान का गणना पत्र हासिल किया और उसे भरने की कोशिश कर रहा था। यानी इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बंगाल में कितने बांग्लादेशी होंगे जो गलत तरीके से पैसे देकर ब्लैक में आईडीज बनवाई होगी दोस्तों। और यही वजह है और यही सबसे बड़ा उद्देश्य एसआईआर का, ऐसे बांग्लादेशियों, ऐसे घुसपैठ को देश से बाहर करना। वहीं आपको बता दें, लालू राबड़ी को सरकारी बंगले को करना होगा खाली। बेघर होने की वजह सीएम नीतीश नहीं, बल्कि क्या है वजह आपको बता दें, भले ही राबड़ी देवी और लालू यादव अपने 19 साल पुराने बंगले को खाली करने राजी ना हो रहे हो, भले ही वो राबड़ी देवी के लिए आवंटित हार्डिंग रोड वाले नए बंगले में शिफ्ट होने को राजी ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि उन्हें न सिर्फ 10 सर्कुलर रोड वाला पुराना बंगला खाली करना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें नए बंगले 39 हॉर्डिंग रोड को भी खाली करना पड़ेगा। और इसकी वजह ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और ना ही एनडीए सरकार है, बल्कि इसकी असली वजह उनके बेटे तेजस्वी यादव है, जिनके 2 फैसलों ने उनके माता पिता का बेघर होना तय कर दिया है। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।